जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग लेक्चर नंबर दूसरा पढ़ेंगे और इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया है सेल डिवीजन के बारे में। पूरी सेल डिवीजन मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको बता चुका हूं और आज के इस लेक्चर में बताएंगे सेल साइकिल के बारे में। पूरी सेल साइकिल क्या होती है, कैसे कैसे होता है सेल डिवीजन, ये सब चीज़ के बारे में मैं आपको सेल डिवीजन के बारे में बता दिया। सेल साइकिल में क्या क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले एक मोटिवेशनल लाइन है, कहता है मंजिल खुद चलकर नहीं आती, मंजिल खुद चलकर नहीं आती, ये सफ़र हमें तय करना पड़ता है। सुबह का उजाला पाने के लिए रात के अंधेरों से लड़ना पड़ता है। ज़िंदगी में मिले हर इम्तिहान से हमें आजमाना पड़ता है। ज़िंदगी में मिले हर इम्तिहान से हमें आजमाना पड़ता है। मिलेंगे लाख मुसीबत, उससे हमें लड़ना पड़ता है, तो साथियों, तो चलिए आज का ये लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। कहता है सेल साइकिल क्या होता है, और ये आप एक डायग्राम देख रहे हैं। यह एक डायग्राम है, इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि एक सेल का क्या क्या कहाँ जिंदगी उसकी गुजरती है, किस किस स्टेज से गुजरती है, उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है इस डायग्राम में। अब देखिए, ये जो आप एक डायग्राम देख रहे हैं, इस फोटो को देख रहे हैं, इसमें क्या है, कहता है क्या इतना जो पार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक करके 1/3 जो पार्ट है इस सर्कल का, 1/3 ये तिहाई पार्ट जो है, आप इसमें देख रहे हैं कि 3 फेज चलते हैं, G1 S G2, ठीक है, G1 S G2। और इस फेज को, यहाँ तक के फेज को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के फेज को इंटरफेज कहा गया है। क्या कहा गया? इंटरफेज कहा गया है। आप देख रहे हैं यहाँ से G1 शुरू होता है और यहाँ पे जाकर के G1 खत्म हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, वापस यहाँ से S फेज शुरू होता है और यहाँ से यहाँ पर खत्म हो जाता है S फेज। फिर वापस क्या होता है कि G1 यहाँ से G2 शुरू होती है और यहाँ पर जाकर G2 खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद ये फेज जो आप यहाँ से देख रहे हैं शुरू जो होती है, ये M फेज कहलाती है। क्या कहलाती है? M फेज कहलाती है। M फेज का मतलब ये होता है कि M फेज का मतलब होता है, M का मतलब होता है माइटोसिस फेज होता है। क्या होता है? माइटोसिस फेज होता है। अब देखिए माइटोसिस फेज में क्या क्या होता है, माइटोसिस फेज में क्या क्या होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब किस में आते हैं? एम फेज में आते हैं। और इसी में क्या होता है? साइटोकाइनेसिस भी होती है। क्या होती है? साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल की साइटोप्लाज्म क्या होता है, डिवीजन होकर के अलग अलग सेल में बंटवारा हो जाती है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर G1 से ही क्या होते हैं, कुछ ऐसे सेल होते हैं जो क्या करते हैं कि ग्रोथ नहीं करते। एक सर्टेन ग्रोथ के बाद वो क्या करते हैं, अपने में क्या मॉडिफिकेशन लाना बंद कर देती है। जैसे हार्ट सेल होती है, हार्ट का जो सेल होते हैं वो कुछ समय के बाद क्या होती है कि स्टेगनेंट हो जाती है। इस G1 से ही क्या हो जाती है, निकल जाती है बाहर, मतलब आगे जाकर के वो क्या कर सकती है, ग्रो नहीं करती है। एक सर्टेन साइज लेकर के वो अपना सेल डिवीजन सब क्या कर देती है, खत्म कर देती है, मतलब वो रोक लेती है। हल्का फुल्का उसमें ही कैपेसिटी रहती है कि वापस क्या कर सकता है, सेल रिपेयरिंग कर सकता है यदि इंजरी हुआ तो, ठीक है, किसी प्रकार का कट उठ लगा तो इसमें आप देख सकते हैं, कहता है कि ये इंटरफेज है। क्या G1 से लेकर के G2 के बीच का जो जिंदगी है, सेल की लाइफ है, ये जो चल रहा है स्टेज जो होता है, ये क्या होता है, इंटरफेज है, ठीक है। जहां की सेल अपना 90% 95% लाइफ को क्या करता है, स्पेंड करता है। क्या करता है? स्पेंड करता है। और एम फेज में सिर्फ 5% लाइफ को स्पेंड करता है, सिर्फ 5% टाइम का स्पेंड करता है किसमें, एम फेज में, ठीक है। अब देखिए एम फेज में क्या, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, ये आता है किसमें, एम फेज में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एम फेज है। और कैरियोकाइनेसिस जो होता है कहां तक होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये जो आता है ये कैरियोकाइनेसिस में आता है। कैरियोकाइनेसिस जहां पर क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस हो जाती है, सेल का डिवीजन हो जाता है। हम आपको पिछले लेक्चर में बताया है साइटोकाइनेसिस क्या होता है, कैसे डिवीजन करती है, ये सब चीज के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये लेक्चर नंबर दूसरा है इससे आज का, ठीक है। और ये चैप्टर भी दूसरा है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। अब देखिए इन सब चीजों का मतलब मैं आपको बताऊंगा, G1 क्या होता है, S क्या होता है, G2 क्या होता है, ये सब चीज के बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले ह्यूमन सेल जो होता है क्या होता है, ह्यूमन सेल का जो लाइफ स्पेन, मतलब ह्यूमन सेल जो होता है अपना लाइफ साइकिल कितना टाइम में क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो कहता है कि 24 आवर लेता है, 24 घंटे लेता है ह्यूमन का एक सेल क्या करता है, अपने आप कंप्लीट करता है कि वो उससे क्या कर सकता है, एक नए मतलब कहीं पे कटिंग लगा तो अपने सेल को रिपेयर करके उस चीज का सब चीज डबल करने में क्या करता है,
24 घंटा का टाइम लेता है। लेकिन वहीं पर क्या होता है, ईस्ट जो होता है वो 90 मिनट का लेता है, मतलब 1.5 घंटे का टाइम लेता है, ठीक है। और बैक्टीरिया जो होता है क्या करता है, डिवीजन करने में 20 मिनट का टाइम लेता है, ठीक है। अब ह्यूमन सेल जो होता है, ह्यूमन सेल साइकिल जो टाइम जो होता है क्या होता है, इंटरफेज में 23 घंटा लेता है और एम फेज में क्या होता है 1 घंटा का टाइम लेता है। आप इस चीज को अच्छे से आप याद रखेंगे। इंटरफेज में क्या करता है 23 आवर लेता है, एम फेज में 1 आवर लेता है। जहाँ की इंटरफेज में जो टाइम होता है क्या इतना, इंटरफेज में जो टाइम लगता है कितना लगता है 95% लगता है, टाइम स्पेंड होता है। लेकिन वही प्रोफेज में एम फेज में होता है 5% टाइम स्पेंड होता है। तो इन्हीं के साथ ये स्लाइड कंप्लीट होती है। अगली स्लाइड में आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। इस स्लाइड को पहले आप क्या करें, नोट करें। आइए दोस्तों हम इस स्लाइड में बात करते हैं। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से ये स्लाइड लिखा हुआ है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। और इसी प्रकार से सेल साइकिल की क्लासेस चलती रहेगी। जब लास्ट में आएगा तो आपको मजा आ जाएगा पूरा, एकदम देखिए आगे एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट ये सेल साइकिल समझ में आ गया है। तो चलिए इसमें देखिए क्या होता है। ठीक है, ये सेल साइकिल की डिवीजन किया गया है 2 भागों में, एक हुआ इंटरफेज, एक हुआ एम फेज। इंटरफेज में क्या करती है सेल जो है, मोस्ट ऑफ टाइम क्या करती है, स्पेंड करती है 95% टाइम क्या कर देती है वहां पे स्पेंड कर देती है। और अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो कितना टाइम खर्च कर देता है, तो 23 घंटा खत्म कर देता है। और एम फेज में 1 घंटा, ठीक है। तो देखिए कहता है कि इंटरफेज में, इंटरफेज बिटवीन 2 एम फेज, मतलब इंटरफेज जो है 2 एम फेज के बीच का जो इंटरवल है उसे ही क्या कहा गया, इंटरफेज कहा गया। मान लीजिए यह एक सेल साइकिल का डायग्राम है। आप देख रहे थे यहाँ 3 भागों में क्या हो रहा था कि ये इंटरफेज था। कौन सा फेज था, इंटरफेज था। यहां से लेकर के यहां तक इंटरफेज था। ये बीच में एस फेज आ गया था, G1 G2, ठीक है 1। अब इधर क्या हो गया था, इधर कैरियोकाइनेसिस में एम फेज हो गया था, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और इधर क्या साइटोकाइनेसिस हो गया। अब यहां तक की जो लाइफ थी इसकी क्या थी, ये एक जी नोड था, ठीक है। एक मिनट, ये जी नोड था, ठीक है, जो कि इंटरफेस से क्या हो गया था, बाहर निकल गया था। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो है ये इंटरफेज कहलाया, ये इंटरफेज कहलाया, और ये एम फेज कहलाया। कहां तक, यहां से आप देख सकते हैं कि 2 एम फेज के बीच का जो टाइम होता है क्या होता है, वही इंटरफेज कहलाता है। मान लीजिए यहां से क्या हो रहा है, एक बार ऐसे करके चल रहा है, यहाँ एक बार आ गया एम फेज में हो गया, ठीक है। यहाँ एम फेज आ जाता है, यहाँ से शुरू हो जाता है, वापस यहाँ क्या होती है, यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या होती है कि इंटरफेज जो होती है क्या होता है, 2 एम फेज के बीच का जो इंटरवल होती है उसे उसे क्या कहा गया, एम फेज कहा गया। अब इसी को क्या कहता है, प्रिपरेशन फेज भी कहा जाता है। इंटरफेज को क्या कहा गया, प्रिपरेशन फेज कहा गया। प्रिपरेशन का मतलब होता है कि बनाना, बनाना मतलब क्या, प्रिपरेशन का मतलब कि बनाना, कि जैसे सेल को अब डिवीजन करना है, डिवीजन करना है तो मोस्ट ऑफ कंटेंट जो होता है कि सेल के जैसे गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, साइटोप्लाज्मिक हो गया, उसके बाद साइटोस्केलेटन के जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल से सब होते हैं, ये सब की नंबर क्या होती है, इंक्रीज करने लगती है, करती है किसमें, इंटरफेज में ही इंक्रीज कर लेती है, जिससे कि बना करके पूरा नंबर डबल कर लेती है, फिर जितना रिक्वायरमेंट होती है उतना कर लेती है। तो इसलिए क्या कहा गया, इसी को क्या कहा गया, इंटरफेज, ये प्रिपरेशन फेज कहा गया। और इसी को मोस्ट एक्टिव कहा गया, क्योंकि इस फेज में क्या होती है कि सेल जो ज्यादा एक्टिव रहती है, किस चीज में इन्वॉल्व रहती है, उस चीज को बनाने में, कि हमारे सेल, अगर नया सेल जो बनेगा उसमें भी क्या होगा, हम जो प्रोडक्ट उसमें जाएगा, सेल नया सेल जो बनेगा उसमें क्या करना है, उसमें भी भेजना है बहुत सारे ऑर्गेनेल को, ठीक है। तो इसलिए कहा गया मोस्ट एक्टिव फेज कहा गया। और इसी को ऑल्ड साइंटिस्ट ने कहा दिया रेस्टिंग फेज कहा दिया। रेस्टिंग की मतलब इसमें सेल आराम कर रहा है, आराम से बना रहा है, एकदम नंबर इंक्रीज कर रहा है, इसलिए रेस्टिंग फेज कहा दिया गया। किसके द्वारा, ऑल्ड साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। और कहता है कि इसी फेज में क्या होती है, सेल जो होती है अपना सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करती है, तो कितना करती है, 95% टाइम क्या करती है, स्पेंड कर लेती है इसी फेज में, ठीक है। और इसको फर्दर किसमें, 3 सब पार्ट में बांटा गया है, G1 G2, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं। फिर जाकर के आप आइए एम फेज में। एम का मतलब होता है क्या होता है, माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब होता है इक्वल डिवीजन। अगर मान लीजिए ये सेल है, एक सेल है जो कि ये एक सेल है, ठीक है,
अब इस सेल से में अधिक डिवाइड करेगा, जो अमाउंट इसमें होगा वही अमाउंट इसमें भी जाएगा। जैसे कि क्रोमोसोम की संख्या, डीएनए की संख्या, दोनों में क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए क्या कहा गया कि इसको देखिए इक्वेशनल फेज भी कहा गया, ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है इसको, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, इसी को इक्वेशनल फेज या फिर इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर नोट नहीं किए, यहाँ पर नोट कर लीजिए। इक्वेशनल डिवीजन कहा गया, ठीक है। यहाँ पर सारे अमाउंट का दोनों सेल में जो बनेगा, एक सेल से नया दो सेल जो बनेगा उसमें अमाउंट ऑफ जो डीएनए होगा, कंटेंट जो भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया सब चीज का डिवीजन क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। और इसको माइटोसिस फेज कहा गया, इक्वेशनल डिवीजन भी कहा गया या फिर इक्वेशनल फेज कहा गया। और ये जो होता है सबसे लेस एक्टिव होता है, ठीक है। लेस एक्टिव फेज कहा जाता है, मोस्ट ड्रामेटिक फेज होता है। ड्रामेटिक का मतलब आप देख रहे हैं एम फेज में क्या अलग अलग मतलब कि पार्ट आ रहा है, मतलब कि रोल अदा हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रोफेज आ रहा है, मेटाफेज आ रहा है, फिर जाकर टीलोफेज आ रहा है। ये मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब क्या हो रहा है, एक मतलब अलग अलग किरदार के रूप में आ रहे हैं। तो इसलिए क्या कहा गया, ड्रामेटिक फेज भी कहा गया। अब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में सारे लाइनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का लाइन। लेकिन वहां पर क्या हुआ, एक लाइन सेंटेंस में लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसी को डिवीजन फेज भी कहा गया। और इस एम फेज को किसमें, दो भागों में फर्दर डिवाइड कर दिया गया। दो भागों में डिवाइड किया गया, क्या क्या है, तो कैरियोकाइनेसिस है और साइटोप्लाज्म है। कैरियोकाइनेसिस आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस जहाँ के न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। तो न्यूक्लियस का डिवीजन होने में क्या होता है, चार पार्ट होते हैं, चार पार्ट आते हैं वहां पर, चार पार्ट होते हैं। मतलब न्यूक्लियस को डिवीजन होने में फर्दर चार मतलब स्टेज आते हैं, चार स्टेज आते हैं। तो क्या क्या आता है, प्रोफेज आता है, मेटाफेज आता है, एनाफेज आता है, टीलोफेज आता है, ठीक है। आगे देखिए, साइटोप्लाज्म, जब ये सब चीज हो जाता है तो अब क्या बच जाता है कि साइटोप्लाज्म जो होती है सेल में, उसको डिवीजन होने का टाइम आ जाता है। तो उसमें क्या होती है कि दो प्रकार से साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होते हैं। साइटो का मतलब होता है सेल का डिवीजन और उसकी काइनेसिस का मतलब तोड़ना, ठीक है। अब इसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी तो इसमें दो तरीका से होता है। यदि एनिमल सेल की बात करें तो फर्रो बनाता है। फर्रो बनाने का मतलब है कि सेल की बाहर से अंदर की ओर जाएगा और मर्ज होकर के एक सेल नीचे गिर जाएगा, एक सेल ऊपर हट जाएगा, ठीक है। जंक्शन के द्वारा हो सकता है ज्वाइंट रे, लेकिन अमीबा जो होता है उसमें नहीं होता, तो वो नया सेल बन जाता है, नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है एक तरह से। और जो प्लांट सेल होते हैं उसमें क्या होता है, बीच से शुरू होती है और फर्दर वो क्या होती है, सेल वॉल की तरफ चले जाती है डिवीजन। यहाँ देख रहे हैं आप, एरो देख रहे हैं, यहाँ से एरो देख रहे हैं, इसकी डिवीजन कहाँ से शुरू होती है, बीच से शुरू होती है और सेल वॉल की तरफ जाती है। लेकिन यहाँ क्या होती है, सेल्स मेम्ब्रेन से क्या होती है, सेंटर की ओर आती है। तो इसी को कहता है फोर्रो फॉर्मेशन होता है एनिमल में। और जो होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन जो होता है डिवीजन, ये किसमें होता है, प्लांट्स में होता है। तो आगे देखिए, फिर यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि साइटोप्लाज्मिक डीएनए एंड रेप्लिकेशन इन दिस स्टेज, मतलब ये जो स्टेज दिख रहा है SG1 SG2, इस सब चीज के बारे में बताया गया कि क्या यहाँ क्या क्या होता है। साइटोप्लाज्मिक डीएनए एंड रेप्लिकेशन भी होता है और इन दिस स्टेज में डिवीजन, सेल के डिवीजन होने के टाइम में क्या होता है, इन सब चीज का क्या होता है, मात्रा बढ़ती है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है सेल डिवीजन इज ए प्रोग्रेसिव फेज प्रोसेस। प्रोग्रेसिव का मतलब कि सेल डिवीजन इस, ये जो आप देख रहे हैं फेज G1 SG2, ये सेल डिवीजन मतलब सेल डिवीजन की तरफ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारे कंटेंट बढ़ रहे हैं। उसी बात को लिखा हुआ है कि सेल डिवीजन इज ए प्रोग्रेसिव फेज। क्या है, सेल डिवीजन एक प्रोग्रेसिव फेज है कि अब सेल क्या कर रहा है, डिवीजन करने के लिए तैयार हो चुका है। आगे देखिए, SNG2 फेज द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड। यहाँ पर क्या होता है कि एस में क्या होता है, डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है। हम आपको बताया पिछले लेक्चर फर्स्ट वाले में कि एस में क्या होती है, डीएनए कंटेंट डबल हो जाती है। और इसमें कह रहा है कि डबल तो हो जाती है लेकिन क्या होती है, वो इंटरवाइंडिंग रहती है। इंटरवाइंडिंग का मतलब कि वो अलग अलग नहीं हो जाती, ठीक है। डीएनए की, जैसे कि आप देख सकते हैं कि डीएनए की मात्रा डबल हुआ, इस प्रकार से यदि रेप्लिकेशन हो जाता है तो वो क्या होता है, अलग नहीं होता है, ठीक है। यहाँ एक दूसरे से इंटरबाइंडिंग ही रहती है, लेकिन वो सब डिवीजन अलग कब होती है, अलग हो जाती है मेटाफेज में देखेंगे, यहाँ एनाफेज में होती है अलग, ठीक है। एनाफेज में अलग होती है, फिर टीलोफेज में जाकर कंप्लीटली अलग हो जाती है। इसी टीलोफेज को रिवर्स ऑफ प्रोफेज भी कहा गया, आप देखे होंगे। तो इस प्रकार से ये स्लाइड खत्म होती है। फिर अगले स्लाइड में मैं इन सब चीजों के बारे में बात बताता हूँ आपको, G1 SG2 क्या क्या है, ये सब चीज के बारे में आपको बताता हूँ। तो पहले इस स्लाइड को अच्छे से आप लोग लिखें, फिर जाकर मैं अब बताता हूँ अगले स्लाइड में। चलिए दोस्तों,
इस स्लाइड में हम बताते हैं आपको इंटरफेस का 3 पार्ट होते हैं, G1 SG2। अब इन सब में क्या क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस स्लाइड में। तो देखिए आप यहां पर देख रहे हैं क्या है, G1 जिसे फर्स्ट गैप भी कहते हैं। अब इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है G1 को, उन सब चीजों की बात आपको बता देता हूं। देखिए पहले तो सबसे पहली बात तो इसमें क्या होता है, आरएनए और एटीपी का फॉर्मेशन होता है G1 फेज में, ठीक है। अब देखिए कहता है कि इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन होने से पहले वाले फेज भी कहा गया इसे, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन का काम एस फेज में होता है, इसलिए कहा गया कि इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब कि डीएनए रेप्लिकेशन को शुरुआत जो करता है इसी फेज में हो जाता है, इसलिए इसे कहा गया इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है क्या होता है, डबल अमाउंट करना, मतलब अपना जीरोक्स को बना देना, ठीक है। उस चीज की शुरुआत जो होती है किसमें होती है, G1 फेज में ही हो जाती है, इसलिए कहा गया मतलब डीएनए रेप्लिकेशन का काम जो होता है G1 फेज में ही हो जाती है, ठीक है, इसलिए इसे कहा गया इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। आगे देखिए कहा था प्री डीएनए सिंथेसिस फेज, मतलब डीएनए के फॉर्मेशन, मतलब डीएनए को बनने से पहले वाले फेज से कहा गया, ठीक है। तो डीएनए यहां पर लिखा प्री डीएनए सिंथेसिस फेज, मतलब डीएनए के बनने से पहले वाले फेज भी कहा गया उसे। और कहा था पोस्ट एम फेज, पोस्ट एम फेज इसलिए क्या कहा गया क्योंकि एम फेज के बाद आता है G1 फेज। आप यहां से देख सकते हैं, अगर ये सेल है, अगर ये सेल साइकिल है, ठीक है, और यहां पे 3 भाग जो था किसमें था, एस, ये G1 एस G2 और इधर एम फेज था, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये क्या है, पोस्ट कहा गया, पोस्ट एम फेज, मतलब एम फेज के बाद आ रहा है G1 फेज, इसलिए इसे क्या कहा गया, पोस्ट एम फेज भी कहा गया है, ठीक है, G1 को। और डीएनए रेप्लिकेशन प्रिपरेशन फेज, मतलब यहां पर डीएनए से बनने वाले पहले फेज को कहा गया, और यहां पर क्या कहा गया, डीएनए रेप्लिकेशन प्रिपरेशन फेज, मतलब कि इसी फेज को G1 को ही कहा जाता है क्या, कि डीएनए बनाने वाले फेज, मतलब इसको डीएनए की रेप्लिकेशन हुई नहीं है, ठीक है, रेप्लिकेशन ये जैसे ही एस फेज में जाएगा, जैसे ही जाएगा वैसे ही डीएनए की अमाउंट डबल हो जाएगी, लेकिन उसकी प्रिपरेशन कहां हो रही है, G1 में हो रही थी, इसीलिए इसे कहा गया है डीएनए रेप्लिकेशन प्रिपरेशन फेज, वहां पर तैयारी हो रही है रेप्लिकेशन की, इसलिए कहा गया, क्या कहा गया, डीएनए प्रिपरेशन रेप्लिकेशन फेज, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन प्रिपरेशन फेज, ठीक है। आगे देखिए इसी को फर्स्ट गैप भी कहा गया, ठीक है, इतना बात पहले देखिए, उसके बाद इवेंट्स पे आएंगे। फिर जाकर के एस फेज को क्या कहा गया है कि इंटरवल बिटवीन G1 एंड G2, मतलब G1 ये है और G2 ये है, तो इस दोनों के बीच वाली जो फेज है उसे एस फेज कहा गया, जिसको सिंथेसिस फेज कहते हैं। एस का मतलब होता है सिंथेसिस, G1 का मतलब होता है गैप 1, ठीक है, एस का मतलब होता है सिंथेसिस फेज, ठीक है। यहां पर देखिए लिखा हुआ है सिंथेसिस फेज, डीएनए रेप्लिकेशन फेज भी कहा गया, क्योंकि एस फेज में ही आकर के डीएनए की अमाउंट क्या होती है, डबल हो जाती है, इसलिए इसे डीएनए रेप्लिकेशन फेज कहा गया। आगे देखिए लिखा गया पोस्ट G1 फेज, पोस्ट मतलब पोस्ट, इसके बाद G1 के बाद आता है S, ठीक है, और पहले आता है G2 से पहले आता है S, तो इसलिए कहा गया क्या, पोस्ट G1 फेज एंड प्री G2 फेज, प्री G2 फेज, ठीक है। आगे देखिए G2 की बात करते हैं, इसे कहा गया कि इंटरवल बिटवीन S एंड M फेज, मतलब एम फेज, एस और एम फेज के बीच वाले जो फेज आते हैं उसे G2 फेज कहा गया, और इसे कहा गया पोस्ट डीएनए रेप्लिकेशन फेज, मतलब इसके बाद, पोस्ट का मतलब था बाद, ठीक है, तो एस के बाद आता है कौन, G2, इसलिए कहा क्या कहा गया है कि डीएनए का रेप्लिकेशन कहां होता है, एस फेज में होता है, इसलिए कहा गया क्या, पोस्ट डीएनए रेप्लिकेशन फेज, मतलब कि डीएनए बनने वाले के बाद का फेज, डीएनए का अमाउंट डबल होने के बाद वाले फेज को G2 फेज कहा गया, और इसी को प्री एम फेज कहा गया, प्री एम फेज का मतलब एम से पहले वाले फेज को G2 फेज कहा गया, ठीक है, इसी को। अब G2 का मतलब सेकंड गैप, ठीक है। आगे देखिए अब इवेंट्स पे आते हैं, इवेंट्स में G1 में क्या होता है, इवेंट जो होती है कहता है यहाँ पर क्या क्या बनता है, आरएनए का सिंथेसिस होता है, आरएनए बनता है, प्रोटीन बनता है, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल जो होती है G1 में बन जाती है, ठीक है, और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम सिंथेसिस, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जिससे क्या होता है डीएनए का अमाउंट डबल होगा, वो एंजाइम कहां बन जाती है, तो G1 फेज में ही बन जाती है, ठीक है, कहां बन जाती है, G1 फेज में बन जाती है। आगे देखिए
एस वाला में, एस वाला का इवेंट्स क्या है, कहता है कि डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, इसमें होती है डीएनए रेप्लिकेशन, लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम की नंबर डबल डुप्लीकेशन होती है लेकिन नंबर इंक्रीज नहीं करती है। कहता है कि क्रोमोसोम डुप्लीकेशन मतलब उसका कॉपी हो जाता है क्रोमोसोम का, ठीक है, लेकिन क्या कहता है यहाँ पर, इन क्रोमोसोम डीएनए कंटेंट डबल बट नो क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज। कहता है कि क्रोमोसोम में डीएनए की नंबर डबल हो जाती है, मतलब डीएनए डबल हो जाती है लेकिन वहां पर क्रोमोसोम की संख्या डबल नहीं होती है, ठीक है। आगे देखिए इसी में क्या कहा गया है कि न्यूक्लियोप्लाज्म बढ़ जाते हैं, मतलब न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस में जो प्लाज्मा होता है उसकी अमाउंट बढ़ जाती है, और हिस्टोन प्रोटीन होती है वहां पर वो भी बन जाते हैं, और कहता है न्यू न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन, उसी में जो न्यूक्लियोसोम होता है उसकी भी फॉर्मेशन हो जाती है नया, और कहता है हिस्टोन प्रोटीन भी बनता है, और कहता है क्या सेंट्रियोल भी यहाँ पर डुप्लीकेशन होता है। सेंट्रियोल डीएनए का डुप्लीकेशन कहाँ होता है, तो एस फेज में होता है, ठीक है। आगे देखिए इवेंट्स, इसमें बस ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाता है जो कि स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जहां पे क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है वहां पर ट्यूबुलिन प्रोटीन से स्पिंडल फाइबर बनता है और एटीपी सिंथेसिस होता है, बस इतना ही बात है, ठीक है। एटीपी का सिंथेसिस कहाँ होता है, G2 फेज में होता है। अब ये कॉमन बात है कि जो कि तीनों में होती है, साइटोप्लाज्म बढ़ती है, इसमें G1 में भी बढ़ता है साइटोप्लाज्म, इसमें भी बढ़ता है साइटोप्लाज्म के एरो का मतलब होता है ऊपर जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, नीचे जाता है तो डिक्रीज होता है, ऐसे दैट इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस, ठीक है। तो G2 में देख रहे हैं साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ग्रोथ ऑफ सेल भी हो रहा है, और यहाँ पर सेल साइज भी बढ़ रहा है, सेल ग्रोथ भी हो रहा है, यहाँ पर भी सेम बात है, यहाँ पर सारे कॉमन बातें हैं, ये सभी बात है, ठीक है। अब जी नोड क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और आज का लेक्चर यहीं पर क्या करेंगे हम लोग समाप्त करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, पहले आप इसे लिखें अच्छे से, फिर जाकर के जी नोड के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं आप यहाँ जी नोड फेज है, जो यहाँ पर आप देख रहे थे ये सेल साइकिल है, तो यहाँ पर G1 से क्या हो रहा था, निकल जा रहा था, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए S हुआ, G2 हुआ, और इधर क्या हो रहा था, M फेज हो रहा था, और ये क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, और ये कैरियोकाइनेसिस हो गया, और कैरियोकाइनेसिस इधर क्या हो गया, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज नहीं प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, यहाँ पर देखिए। और ये जो फेज निकल रहा था G1 से निकल रहा था, एक्सटेंड कर रहा था, ये क्या हो जा रहा था, जी नोड फेज कहलाता था। इसी को क्या है, एग्जिस्ट फॉर्म ऑफ G1, मतलब ये जो होता है ये सेल क्या करती है, G1 में ही एग्जिस्ट करती है, ठीक है, एग्जिस्ट कर इसे G1 में ही रखा गया है, और इसे सस्पेंडेड फॉर्म कहा गया है, क्वेश्चन फेज बोला गया है। मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, इसमें जो भी सेल जाती है क्या करती है, वो क्या करती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, सब चीज होती है, लेकिन वो डिवाइड नहीं करती है, मतलब अपना नंबर नहीं बढ़ा सकती एक सर्टेन टाइम के बाद, वो अपना साइज पूरा बढ़ा लेती है, लेकिन वो क्या कर सकती है, ग्रो कर देती है, और वो पर लेकिन डिवीजन नहीं कर पाती है, ठीक है। आगे देखिए कहता है कि इन एनिमल जी नोड फेज जो होते हैं, एनिमल में जो होता है वो होता है कौन कौन सा सेल होता है, नर्व सेल होता है, हार्ट सेल होता है, मसल सेल होता है, लेकिन हार्ट और नर्व सेल जो होता है कभी भी क्या होता है कि डिवाइड नहीं करती है, ग्रो तो करती है लेकिन डिवाइड नहीं करती, लेकिन मसल सेल कभी कभी डिवाइड ग्रो भी करती है और डिवीजन भी कर लेती है, ठीक है। कब करती है, जब कट लगता है तो, ठीक है। और परमानेंट सेल में प्लांट्स में देखते हैं तो परमानेंट सेल होता है जो कभी क्या कर सकता है, डिवीजन कर भी सकता है, नहीं कर सकता है। इन सभी सेलों को किस में रखा गया है, तो जी नोड में रखा गया। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होती है आपके सामने। अगर आपकी वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के लिए कंटेंट बस इतना ही है, कल मजेदार आएगा, सारे डायग्राम पढ़ेंगे अच्छे से, किस पेज में कहाँ क्या होता है, कैसे डिवीजन होता है सेल का, कहाँ पे क्रोमोसोम टूटता है, कहाँ पे स्पिंडल फाइबर पूरी क्रोमोसोम से काइनेटोकोर से जुड़ता है। इन सभी चीजों के बारे में हम कल के लेक्चर में आप लोगों के सामने क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे कल का लेक्चर। और आज लेक्चर नंबर 2 है, मतलब पीछे वाले मतलब स्लाइड में नहीं लिखा हुआ था तो इसमें लिख दिया है। तो बस आज का लेक्चर इतना ही है। तो वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, हमें सपोर्ट करें। मैं आपको अगर मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, अच्छे कंटेंट दे रहा हूँ फुल एकदम नीट बेसिस या फिर अदर एग्जाम, तो हमारे चैनल को दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू।